गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा एक्यूट पेनकिटाइटिस के बारे में। आज मैं एक्यूट पेनकिटाइटिस की इटियोलॉजी और इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करूंगा। नाउ जहां तक एक्यूट पेनकिटाइटिस का सवाल है, वास्तव में ये पेनक्रियाज और उसके आसपास का जो एरिया है उसमें इन्फ्लेमेशन के लिए कहा जाता है। अगर हम कारणों की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो कारण है दीज आर ईदर अल्कोहल और गॉलब्लैडर स्टोन्स। तो ये दो कारण हैं जिसके चलते जो एक्यूट पेनकिटाइटिस है वो सबसे ज्यादा होती है। जहां तक सीवियरिटी का सवाल है, इसको तीन में क्लासिफाई किया जाता है, इधर माइल्ड पेनकिटाइटिस, मॉडरेट पेनकिटाइटिस और सीवियर पेनकिटाइटिस। नो, जो सीवियरिटी का जो असेसमेंट है वो हम कैसे करते हैं? जो सीवियरिटी का असेसमेंट है वो किया जाता है कि आपको जो कॉम्प्लिकेशन है वो लोकल लेवल पे हैं, आपको जो कॉम्प्लिकेशन है वो ट्रांजिएंट हैं, या जो कॉम्प्लिकेशन है वो परसिस्टेंट बने हुए हैं जिसके चलते आपको प्रॉब्लम हो रही है। जहां तक डायग्नोसिस का सवाल है, ये इस पर बेस्ड है कि आपका क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, आप किस प्रॉब्लम को लेकर हॉस्पिटल आए, आपका अमाइलेज एंड लाइपेज का लेवल ब्लड टेस्ट में कैसा है, और आपके जो इमेजिंग स्टडीज की गई हैं, आपका अल्ट्रासाउंड हुआ, आपका सीटी स्कैन हुआ, वो वास्तव में हमें क्या इंडिकेट करता है। बेस्ड अपॉन योर डायग्नोसिस आपका जो ट्रीटमेंट है वो टेलर किया जाता है। बट मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट, ये बात बिल्कुल सही है कि तीन चीजों पर डिपेंडेंट है। नंबर वन इज द इंट्रावेनस फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड वन इज द पेन किलर्स और द एनाल्जेसिक्स, एंड द थर्ड वन बेसिकली आर द न्यूट्रिशनल सपोर्ट, सो दैट एक कैटाबॉलिक स्टेट है, आपका न्यूट्रिशन नीचे न जाने पाए, तो इसलिए हम आपको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पेनकिटाइटिस है, जो एक्यूट वैरायटी की है, उसमें जो मोर्टेलिटी है या जो जान जाने का खतरा है वो हमेशा कम होता है। बट इन सम इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलरली अगर आपको सीवियर पेनकिटाइटिस हुई तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको ये लंबी चल सकती है, इन वास्तव में थोड़े से जान के खतरे में आपको खड़ा कर सकती है। नाउ लुक एट द इटियोलॉजी कि वास्तव में एक्यूट पेनकिटाइटिस क्यों होती है। साइंस ऐसा मानती है कि 70% जो पेशेंट होते हैं उनको ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ दो कारणों से होती है, दैट इज बेसिकली गॉलब्लैडर स्टोन्स या अल्कोहल का कंजम्पशन। तो अगर हम देखें तो 70% जो पेशेंट्स हैं आप एक्यूट पेनकिटाइटिस, दे विल फॉल अंडर दीज टू कैटेगरीज। जो रिमेनिंग 30% है उसमें बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में आगे चलकर हम कहीं बात करेंगे। नाउ सबसे पहले देखिए गॉलब्लैडर स्टोन्स। साइंस ऐसा मानती है कि सभी जितने एक्यूट पेनकिटाइटिस है उसमें से 40% बेसिकली गॉलब्लैडर स्टोन्स के चलते हैं। नाउ गॉलब्लैडर स्टोन होता तो गॉलब्लैडर के अंदर है, तो फिर ये पेनक्रियाज में प्रॉब्लम कैसे करता है? आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए। जब भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि आपका जो एक स्टोन है वो गॉलब्लैडर से स्लिप होकर बाइल डक्ट में आ जाता है, ये बाइल डक्ट में नीचे चलता चलता आपके एम्पुला ऑफ विटर पर आ जाता है। ये वो एरिया है जहां आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों मिलकर ड्यूडेनम या आंत में जाके खुलती हैं। जब भी कोई भी स्टोन ऐसा स्लिप होगा, नीचे की तरफ आएगा, आके वो एम्पुला ऑफ विटर को ब्लॉक करेगा, और जैसे ही एम्पुला ऑफ विटर को ब्लॉक करेगा तो पेनक्रियाटिक डक्ट भी ब्लॉक हो जाएगी। जैसे ही पेनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक होगी उस डक्ट के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा आपको एक्यूट पेनकिटाइटिस का अटैक आएगा। साइंस ऐसा भी मानती है कि अगर कोई स्टोन आया, वो यहां से पास हुआ, इन पास होकर ड्यूडेनम में चला गया, लेकिन उसने जो इन्फ्लेमेशन किया, उसने जो स्वेलिंग की, उसके चलते उसने जो रास्ता बंद किया, उसके चलते भी आपको एक्यूट पेनकिटाइटिस का अटैक आ जाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी यह रास्ता ब्लॉक होगा, इसका मतलब है कि पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। इसे कहते हैं डक्टल हाइपरटेंशन। तो जैसे ही डक्ट का जो प्रेशर बढ़ता है तो जो पेनक्रियास के अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं उनका एबरेंट एक्टिवेशन हो जाता है। नॉर्मली पेनक्रियास के जो एंजाइम्स हैं उनका एक्टिवेशन हमेशा इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम के अंदर होता है, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ गया तो साइंस ऐसा मानती है कि इन एंजाइम्स का जो एक्टिवेशन है वास्तव में आपका जो पेनक्रियाटिक डक्ट और एसिनाई या जो सेल्स होती हैं इनके अंदर ही हो जाता है। एंड ये कभी कभी ऐसा भी माना जाता है, साइंस मानती है कि जो बाइल एसिड्स जो कि पित्त में होते हैं उनका भी इफेक्ट अगर एसिनर सेल्स या पेनक्रियाटिक सेल्स पर आता है वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एक्यूट पेनकिटाइटिस के अटैक के लिए। जहां तक पेनकिटाइटिस का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि प्रेगनेंसी में जो एक्यूट पेनकिटाइटिस है इज क्वाइट रेयर।
इट इज क्वाइट रेयर इन एट ऑल। अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो साइंस मानती है कि यूजुअली ये थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, यानी आखिरी 3 महीने में होने की संभावना होती है। नाउ जो अल्कोहल के चलते पेनकिटाइटिस होती है उसको जरा ध्यान से देखिए। साइंस ऐसा मानती है कि 30% जो पेशेंट्स हैं ऑफ ऑल पेनकिटाइटिस ऑफ एक्यूट वेराइटी ये बेसिकली अल्कोहल के चलते होते हैं। जो रिस्क होती है वास्तव में इस पर डिपेंडेंट है कि आप कितने लंबे समय से पी रहे हैं। इन आपकी डोज अल्कोहल की बढ़ती चली जाती है तो टाइम एंड द अमाउंट ऑफ डोज और अमाउंट ऑफ द अल्कोहल, ये दो चीजें हैं जो वास्तव में आपको अटैक कराती हैं। साइंस ऐसा मानती थी इनिशियली कि ये जो रिस्क है वास्तव में ड्यूरेशन से भी ज्यादा बढ़ती है, कि बहुत लंबे समय से पी रहे हैं तो आपको अल्कोहल रिलेटेड एक्यूट पेनकिटाइटिस का अटैक आएगा। लेकिन लेटेस्ट स्टडीज ने ऐसा मानो कि ये सही नहीं है। देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जो ससेप्टेबल होते हैं। अगर वो ससेप्टेबल इंडिविजुअल होते हैं तो शॉर्ट पीरियड में भी अगर आपने ज्यादा अमाउंट की अल्कोहल ली तो वास्तव में आपको एक्यूट पेनकिटाइटिस के अटैक आने का खतरा बढ़ेगा। तो इट इज नॉट ट्रू कि आप जो अल्कोहल बहुत लंबे समय से ले रहे हैं तभी आपको एक्यूट पेनकिटाइटिस का अटैक आएगा। अगर आप ससेप्टेबल हैं तो कम ड्यूरेशन में भी आपको एक्यूट पेनकिटाइटिस बिकॉज ऑफ अल्कोहल उसका अटैक आ सकता है। Now, there are certain individuals कि जो लो या मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इन लेते चलते चले जाते हैं। साइंस ऐसा मानते हैं कि इन दीज इंडिविजुअल्स ये भी पॉसिबल है कि आपको वास्तव में एक्यूट पेनकिटाइटिस का सीधा अटैक ना आए। ऑन द कंट्रेरी, आपका जो पेनक्रियाज है उसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे क्रोनिक पेनकिटाइटिस ही डेवलप होती चली जाए। तो एक्यूट पेनकिटाइटिस हो सकता है कि आपको प्रॉपर अटैक आए ही ना, आपको सीधी क्रॉनिक पेनकिटाइटिस डेवलप हो जाए। लेकिन विज्ञान ऐसा मानती है कि जितने लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं इतनी सारी अमाउंट में इतने सारे लंबे समय से ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 10% लोगों को पेनकिटाइटिस के चलते पेनक्रियाज की प्रॉब्लम आती हैं, चाहे वो एक्यूट पेनकिटाइटिस हो चाहे वो क्रॉनिक पेनकिटाइटिस हो। साइंस ऐसा मानती है कि शायद अल्कोहल के अलावा कुछ और कोफैक्टर्स होने चाहिए जो शायद ये इस तरह की प्रॉब्लम या पेनकिटाइटिस के चलते जिम्मेदार हैं। जहां तक अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म का सवाल है, जो पेनक्रियास की सेल्स हैं या जिन्हें आप एसिनर सेल्स कहते हैं, ये वास्तव में हमारा जो अल्कोहल है उसे मेटाबोलाइज करती हैं। ये जो मेटाबोलाइज करती हैं ये कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करती हैं थ्रू 2 पाथवेज। वन इज द ऑक्सीडेटिव पाथवे, सेकंड वन इज द नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे। ये दोनों पाथवे के थ्रू कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट वास्तव में ये प्रोड्यूस करती हैं। ये जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है जो प्रोड्यूस होते हैं ये हमारे जो पेनक्रियास की सेल हैं उनको प्रीडिस्पोज करते हैं फॉर ऑटो डाइजेस्टिव इंजरी। वास्तव में जो पेनक्रियास के एंजाइम हैं वो पेनक्रियास की सेल्स को खुद को ही डाइजेस्ट करने लगते हैं या डैमेज करने लगते हैं। इन दिस प्रोसेस आपको नेक्रोसिस होगी, आपको इन्फ्लेमेशन होगा, एंड अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो सेल की वास्तव में डेथ हो जाएगी। ये जो पूरे के पूरे जो इफेक्ट्स हैं बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक एलिमेंट्स ऑफ द अल्कोहल वो होंगे कि आपका जो एंजाइम जो कंटेंट है पेनक्रियास के अंदर उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये लाइसोसोमल एंड जाइमोनल जो ग्रेन्यूल्स होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में वो वास्तव में डीस्टेबलाइज हो जाएंगे। एंड सस्टेन इंक्रीज इन द कैल्शियम ओवरलोड, ये जो कैल्शियम की जो अमाउंट है वो वास्तव में ऊपर की तरफ चली जाएगी। एंड ऐसा भी माना जाता है कि जो पेनक्रियास की स्टिलेट सेल्स हैं वो वास्तव में एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये जो चारों चीजें हैं ये मिलाकर आपका जो पेनक्रियाज है उसका एक ऑटो डाइजेशन या एक इंजरी उसके लिए जिम्मेदार होती है। एक और थियरी है कि जो अल्कोहल है वास्तव में अगर आप लंबे समय लेते चले जाते हैं तो आपका जो पेनक्रियाटिक फ्लूइड है उसमें कुछ प्रोटीन प्लग्स बनाने लगता है। ये जो प्रोटीन प्लग्स बनते हैं ये पेनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, और ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट्स को ब्लॉक करते हैं ये वास्तव में पेनकिटाइटिस को प्रिसिपिटेट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये कैसे होगा? साइंस ऐसा मानती है कि जो अल्कोहल है वास्तव में ये कुछ लिथोजेनिक प्रोटीन्स बनाती है। लिथोजेनिक मतलब स्टोन बनाने वाले प्रोटीन बनाती है। इसके चलते आपका पेनक्रियाटिक जो जूस है वो वास्तव में गाढ़ा होने लगता है। इन जो गाढ़ा पेनक्रियाटिक जूस है वो पेनक्रियाटिक डक्ट्स को बेसिकली ब्लॉक करता है, और इन्हें चूंकि ब्लॉक करेगा तो इवेंचुअली जो आपकी पेनक्रियाटिक सेल्स एसिनाई जिन्हें कहते हैं उनकी एट्रोफी होने लगेगी, और उसके चलते आपको क्रॉनिक पेनकिटाइटिस होगी। या इस तरह के ब्लॉक्स होंगे तो आपको एक्यूट पेनकिटाइटिस का जो अटैक है वो प्रिसिपिटेट होने की संभावना भी बढ़ेगी। Now, there are certain other causes also जो मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारी में होने चाहिए। There are certain genetic mutations, there are certain drugs
जो कि पेनक्रिटाइटिस कर सकती हैं। देयर आर सर्टेन वायरल इंफेक्शंस जिनके चलते पेनक्रिटाइटिस हो सकती है। कुछ मैकेनिकल स्ट्रक्चरल डैमेजेस हैं टू द पेनक्रियाटिक डक्ट, जैसे हम ईआरसीपी करते हैं, उसमें अगर कोई डैमेज हुआ तो आपको पेनक्रिटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। देयर आर सर्टेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे कुछ कैल्शियम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं या जो ट्राइग्लिसराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, उनमें भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। हिंट साइंस मानती है कि देयर आर सर्टेन टॉक्सिन्स जिनके चलते एक्यूट पेनक्रिटाइटिस होने का खतरा बढ़ता है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर ये सब कारण हैं तो वास्तव में जो एक्यूट पेनक्रिटाइटिस होती है उसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, पैथोजेनेसिस है क्या। जो अर्ली इवेंट है इट इज रिगार्डलेस ऑफ द एटियोलॉजी के कारण क्या है। जो अर्ली इवेंट है वास्तव में जो एसिनर या जो आपके एसिनाई हैं या जो पेनक्रियाटिक सेल्स हैं, इनके अंदर जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है उनका एक्टिवेशन हो जाता है। नॉर्मली जो पेनक्रियाटिक वो जूस है जब इंटेस्टाइन के अंदर आता है उसके बाद इसके एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, लेकिन इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम में ये जो एंजाइम्स हैं ये पेनक्रियास के अंदर ही एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये एक बार इसके अंदर एक्टिवेट हुए तो ये पेनक्रियास की सेल्स को ही ऑटो डाइजेशन करने लगते हैं, उनको डैमेज करने लगते हैं, उनको वास्तव में गलाने लग जाते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं ये पेनक्रियाटिक टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, और ये वास्तव में एक पूरे के पूरे इंफ्लेमेटरी कैस्केड को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके चलते हेल ऑफ लॉट ऑफ साइटोकाइंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक बार बहुत सारे साइटोकाइंस प्रोड्यूस हुए तो वास्तव में आपको इन्फ्लेमेशन इन इडिमा ऑफ द पेनक्रियास डेवलप हो जाता है। अगर साइटोकाइंस ज्यादा हैं, आपको जो है इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, तो वास्तव में आपको नेक्रोसिस भी हो सकती है इन फ्यू केसेस। तो जहां तक एक्यूट पेनक्रिटाइटिस का सवाल है, इसका जो रिस्क है वो इंफेक्शन भी बढ़ा देती है। रिस्क इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें लगातार बैक्टीरिया होते हैं। जब भी आपके पेनक्रियास में इंफेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इडिमा होता है, नेक्रोसिस होती है, तो ये जो गट में बैक्टीरिया है ट्रांसलोकेट होके पेनक्रियास के टिश्यू में आ जाते हैं, और दैट इज हाउ जो पेनक्रिटाइटिस है उसमें इंफेक्शन का जो एक रिस्क है वो काफी ज्यादा हो जाता है। नाउ अगर हम पैथोजेनेसिस को आगे देखें तो जो एक्टिवेटेड एंजाइम्स एंड साइटोकाइंस जो कि पेरिटोनियल कैविटी में चले जाते हैं, से फॉर एग्जांपल अभी तो आपको पेनक्रियास के अंदर थे, लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में है, इनका प्रोडक्शन ज्यादा है, तो ये लीक होके आपके पेट के अंदर फैल जाते हैं। अगर आपके पेट के अंदर फैलेंगे तो वास्तव में एक केमिकल बर्न प्रोड्यूस करेंगे। जो केमिकल बर्न प्रोड्यूस करेंगे ये वास्तव में आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी है, एब्डोमेन है, इसमें थर्ड स्पेस में फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा जिसे असाइटिस कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको पेनक्रियाटिस का अटैक हुआ, अगर अटैक सीवियर हुआ तो आपके पेट में पानी भी उतर सकता है जिसे फ्लूइड कहते हैं, एंड वास्तव में ये असाइटिस के नाम से जानी जाती है। इसे अगर हम एग्जामिन करेंगे तो उसमें अमाइलेज और लाइपेज का लेवल काफी ऊपर की तरफ मिलता है। नाउ अगर यही पूरे के पूरे जो साइटोकाइंस हैं या ये केमिकल मीडिएटर्स हैं, ये आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं, इसका मतलब है आपके ब्लड में चले जाते हैं, तो ये पूरे के पूरे सर्कुलेशन में सर्कुलेट होते हैं। अगर ये सर्कुलेट होंगे तो इनके कुछ टारगेट ऑर्गन्स हैं जिनको ये डैमेज करेंगे। टारगेट ऑर्गन्स कौन से हैं? ये लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। अगर वो लंग्स को डैमेज करेंगे तो आपको एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा। इन वास्तव में आपको एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के चलते काफी सारी सांस में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। सेकेंड इज कि इसके चलते टारगेट ऑर्गन में कभी किडनी इन्वॉल्व हो सकती है। अगर किडनी इन्वॉल्व होगी तो वास्तव में आपको एक्यूट किडनी इंजरी के सब फीचर्स आ जाएंगे। दैट्स द होल प्रॉब्लम। नाउ जहां तक सिस्टमिक जो इफेक्ट्स हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के, वो इस पर डिपेंडेंट हैं कि कैपिलरी परमिएबिलिटी कितनी बढ़ी एंड जो वेस्कुलर टोन है वो कितनी कम हुई। ये वास्तव में हमारे जो साइटोकाइंस हैं, इन कीमोकाइंस हैं, इनके चलते ये क्रिएट होता है। साइंस मानती है कि ये जो जितने साइटोकाइंस हैं या कीमोकाइंस हैं उनमें एक मटेरियल होता है जिसे कहते हैं फास्फोलाइपेज A2, एंड ये जो फास्फोलाइपेज A2 है यही इसके लिए जिम्मेदार है कि आपको सांस में दिक्कत कितनी होगी, लंग्स कितना डैमेज हो जाएंगे, लंग्स की एल्वियोलर जो मेम्ब्रेन है वो कितनी डैमेज हो जाएगी, एंड वास्तव में आपको वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है उसके मोस्ट कॉमन जो रीजंस हैं दे आर टू। नंबर वन इज द गॉलब्लैडर स्टोन्स, नंबर टू बेसिकली आर द अल्कोहल। तो अल्कोहल और गॉलब्लैडर स्टोन्स ये दो ही कारण हैं जो पेनक्रियाटाइटिस करते हैं। पेनक्रियाटाइटिस माइल्ड हो सकती है, पेनक्रियाटाइटिस मॉडरेट हो सकती है, पेनक्रियाटाइटिस सीवियर हो सकती है। अगर ये माइल्ड वेराइटी है तो इससे रिकवरी इज नॉट अ प्रॉब्लम।
बट अगर ये सीवियर है तो रिकवरी इज अ प्रॉब्लम। वास्तव में देयर इज अ कैस्केड जिसके चलते इंफ्लेमेटरी प्रोसेस के चलते पूरा का पूरा पेनक्रियाज इन्फ्लेम हो जाता है, इडिमेटस हो जाता है, सोलन हो जाता है। और ये जो साइटोकाइंस और कीमोकाइंस जो इसमें से निकलते हैं, अगर ये पेनक्रियाज से निकलकर पेट के अंदर जाएंगे तो आपको पेट में पानी भर जाएगा, जिसे असाइटिस कहते हैं। अगर ये सर्कुलेशन में चले जाएंगे तो दो इनके टारगेट ऑर्गन्स हैं। नंबर 1 बेसिकली इज द किडनी, तो आपको एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी और आपका क्रिएटिनिन का लेवल ऊपर जाने लगेगा, आपका यूरिन आउटपुट नीचे आ जाएगा। सेकंड वन इज द लंग्स, अगर लंग इन्वॉल्व होंगे तो आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होगा, आपका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको बाइपेप की सपोर्ट की जरूरत पड़े, लेकिन अगर इससे भी रिस्पांस नहीं आया तो कभी कभी वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो पेनक्रियाटाइटिस का जहां तक सवाल है कि माइल्ड है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये सीवियर होती है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस समझने में आपको मदद करता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।